नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HV ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। अब आसान भाषा में कंप्यूटर सीखें, बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था व्हाट इज़ कंप्यूटर, ब्रीफ अबाउट कंप्यूटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर के बारे में संक्षिप्त में और विशेषताएं कंप्यूटर की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। जनरेशन, पीरियड और मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और मेन कंप्यूटर्स। साथ में आपको हर जनरेशन्स के फ़ायदे और नुकसान भी बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे वो स्टार्ट हुई थी 1940 से 1952 के बीच में। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि 1940 से 1952 के बीच में मैंने बताया आपको कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था। और जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे इसके अंदर वो थे इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व एंड वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। और जो मेन कंप्यूटर्स थे जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बने थे उनका नाम कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट है ENIAC, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये 1946 में बना था। और सेकंड कंप्यूटर है इसी के अंदर EDSAC। इसकी जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और ये 1949 में बना था। और तीसरा कंप्यूटर इसी में फर्स्ट जनरेशन के अंदर है, वो है EDVAC, 1950 में बना था। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एक्रोनिम फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, ठीक है। और लास्ट जो कंप्यूटर मेरे हिसाब से जो बना था, जो मैंने आपको एग्जांपल में दिया है उसके अनुसार, UNIVAC फर्स्ट। ये इसकी जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, ठीक है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट है और ये 1951 में बना था। अब मैं आपको इसी के साथ साथ मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि जो फर्स्ट जनरेशन के कुछ फ़ायदे और जो नुकसान वो क्या क्या थे। अब जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सामने आपके लिखा हुआ है और उसके कुछ एडवांटेजेस यानी फ़ायदे और डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान। उसके फ़ायदे कुछ यूँ थे कि इट इज़ वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ था। कैलकुलेट डेटा इन मिली सेकेंड में, डेटा को मिली सेकेंड में कैलकुलेट कर लेता था। वैक्यूम ट्यूब्स आर ओनली मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दिस डेज, यानी उस टाइम पे जो मेन इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स थे वो सिर्फ वैक्यूम ट्यूब थे जो उस टाइम पे अवेलेबल थे उन दिनों। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पॉसिबल टू मेक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यानी सिर्फ वैक्यूम ट्यूब ही पॉसिबल कर सकते थे कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को उस टाइम पे बना सकते हैं। और इजीली अवेलेबल था। और टैक्टाइल सेंसिटिव इज प्रिजर्व, यानी स्पर्श संवेदनशील इज प्रिजर्व, यानी संरक्षित किया जाता था उसे। और कलर कोडेड वेरी इजियर था उसमें उस टाइम पे। और फास्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर रीडिंग के लिए बहुत अच्छे था। अब इसके कुछ नुकसान थे, जैसे कि वेरी लार्ज, यहाँ आप देख सकते हैं वेरी साइज में बहुत बड़ा था। कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। और एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत रहती थी क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। वेरी स्लो स्पीड, इसकी स्पीड जो है कम थी। और लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी थी उस टाइम पे, क्योंकि ये जिस टाइम पे बने हुए थे उस टाइम पे उतनी सुविधाएं वगैरह नहीं थी और एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी लिमिटेड थी। और इसमें स्टोरेज यानी डेटा के जो स्टोरेज थे, रख रखाव थी, जैसे वीडियो, इमेजेस, गाने और भी बहुत सारी चीज़ें, उनकी जो स्टोरेज क्षमता थी वो बहुत ही कम थी। और ये मशीन लैंग्वेज को ही समझता था उस टाइम पे, यूज़ करता था। लिमिटेड कमर्शियल यूज़ के लिए बहुत ही लिमिटेड में यूज़ होता था ये, क्योंकि बहुत ही महंगा था।
वेरी कॉस्टली और कंटिन्यू मेंटेनेंस की से ज़रूरत पड़ती थी हमेशा। और मैग्नेटिक ड्रम्स को हम यूज़ करते थे एज अ मैग्नेटिक ड्रम्स यूज एज ए इनपुट टूल, यानी मैग्नेटिक ड्रम्स को हम इनपुट टूल की तरह यूज़ करते थे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो स्टार्ट हुई थी 1952 से 1964 के बीच में, जिसके अंदर जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वो था ट्रांजिस्टर। और जो उस टाइम पे मेन कंप्यूटर्स जो बने थे वो तो कुछ इस प्रकार थे: IBM 700, IBM 1401, IBM 1620, CDC 1604, CDC 3600, एटलस ICL 1901। ये उस टाइम पे जो मेन कंप्यूटर थे जो मैंने आपके नाम बताए हैं सेकेंड जनरेशन के अंदर। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे। चलो देख लेते हैं। चलो देखते हैं आप सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की, जिसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान थे। अब फ़ायदे कुछ इस प्रकार थे कि ये साइज में पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के मुकाबले छोटा था और ज़्यादा रिलायबल यानी ज़्यादा भरोसेमंद था। यूज़ लेस एनर्जी यानी पहली कंप्यूटर के मुकाबले एनर्जी बहुत ही कम यूज़ करता था। और मतलब स्पीड जो है इसकी बड़ी थी। और कैलकुलेट डेटा इन माइक्रोसेकंड, पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम मिली सेकेंड के अंदर जो है डेटा कैलकुलेट कर रहे थे और इसके अंदर सेकेंड जनरेशन में हम माइक्रोसेकंड के अंदर डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं। और यूज फास्टर पेरिफेरल्स, यानी जो पेरिफेरल्स थे इसमें ज़्यादा तेज़ी से यूज़ करते थे। बेटर पोर्टेबिलिटी थी इसके अंदर, एक्यूरेसी इम्प्रूव हुई थी। और साथ में अब हम इसके नुकसान देख लेते हैं। कूलिंग सिस्टम की इसमें भी ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि वैक्यूम ट्यूब इसमें भी यूज़ होते थे, ठीक है। और इसमें हमने ट्रांजिस्टर का भी यूज़ होता था। और ओनली यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, ठीक है। अब उसके बाद कांस्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड, यानी मेंटेनेंस की से हमेशा ज़रूरत रहती थी। कमर्शियल प्रोडक्ट की ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था और कॉस्टली था फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले और नॉट वर्सेटाइल, ठीक है। और साथ में पंच कार्ड जो को हम यूज़ करते थे एज ए इनपुट टूल के लिए। अब हम पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 1971 के बीच स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो था वो इंटीग्रेटेड सर्किट था। और इसके अंदर जो मेन कंप्यूटर्स थे वो कुछ थे: IBM 360, IBM 370, NCR 395, CDC 1700 और CDC 6600 और हनीवेल 6000 सीरीज और TDC 316। ये उस टाइम पे मेन कंप्यूटर्स थे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। अब मैं आपको थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान बताता हूँ, ठीक है। चलो चलते हैं थर्ड जनरेशन पे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब भी इसे करें। दोस्तों अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी तीसरी पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर, इसके कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे। कुछ फ़ायदे देखते हैं पहले। साइज में छोटा था फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के मुकाबले। मोर रिलायबल यानी ज़्यादा भरोसेमंद था फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के मामले में। एनर्जी जो है कम यूज़ करता था, प्रोड्यूस करता था हीट को पर कम एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के मुकाबले। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है बहुत ही कम थी। हार्डवेयर फेलियर अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो थी, बहुत ही रेयर चांस था कि हार्डवेयर फेलियर हो। और कैलकुलेट डेटा नैनो सेकेंड, यानी आपने देखा फर्स्ट जनरेशन में हमने मिली सेकेंड में करा, सेकेंड जनरेशन में हमने माइक्रो सेकेंड में करा, थर्ड जनरेशन में हम नैनो सेकेंड के अंदर डेटा को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं बेटर स्पीड, यानी स्पीड और एक्यूरेसी, इसकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है बहुत अच्छी है
थर्ड जनरेशन की अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, यानी पहली और दूसरी जनरेशन के मुकाबले। यूज़ माउस और कीबोर्ड फॉर इनपुट टूल, इनपुट टूल में हम माउस और कीबोर्ड यूज़ करते हैं। स्टोरेज कैपेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के मुकाबले। अब इसके कुछ नुकसान देखते हैं। नुकसान ये था कि ये बहुत ही कॉस्टली था और इंटीग्रेटेड सर्किट ईजिली रिपेयर नहीं होते थे, उसे हमेशा रिप्लेस ही करना पड़ता था और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे, उसे बनाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था उसका। इंटीग्रेटेड सर्किट आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यानी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे। और उसके बाद इट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज, और इसके लिए स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती थी और एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि हीट को बाहर निकालने के लिए, और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ज़रूरत पड़ती थी हमें आईसी चिप्स के लिए। ठीक है, और अब हम चलते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुई थी 1971 से 1995 के बीच अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है दोस्तों क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा जो एंडिंग है फोर्थ जनरेशन की वो 1995 की जगह कई जगह कम दे रखा है। मैंने किसी बुक में देखा है 85 दे रखा है, किसी में 93, 94 दे रखा है, कहीं कहीं पे 95 दे रखा है। तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि यहाँ 95 तक अप्रॉक्सीमेटली एंड हो गई थी फोर्थ जनरेशन। और फोर्थ जनरेशन के अंदर मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वो था हमारा लार्जली इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसके जो मेन कंप्यूटर थे वो थे एप्पल और DCM। DCM की फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको मैं, डायनामिक केस मैनेजमेंट। ठीक है, और एप्पल जैसे कि जानते हैं उस टाइम पे कंप्यूटर बनाए थे एप्पल ने। एप्पल स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1976 के अंदर। और इस अब हम फोर्थ जनरेशन के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान देख लेते हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब जैसे कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। मोर पावर एंड रिलायबल, यानी बहुत ही पावरफुल था और रिलायबल था, भरोसेमंद था। साइज में छोटा था, फैन फॉर हीट डिस्चार्जिंग। ठीक है, और फास्ट प्रोसेसिंग पावर थी इसकी। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर लेस पावर कंजम्पशन था। नो एयर कंडीशनिंग रिक्वायर, यानी एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, टोटली जनरल पर्पस था और इसमें रिपेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बहुत ही लेस रिपेयर की आवश्यकता पड़ती थी। और ऑल टाइप्स ऑफ हाई लेवल, हर तरह की हाई लेवल लैंग्वेजेस को ये यूज़ करता था और चीपेस्ट था, यानी बहुत ही ये उस टाइम पे बहुत ही चीपेस्ट था और साथ में और हर जनरेशन के लिए। और साथ में इसके कुछ नुकसान थे, वो नुकसान कुछ इस तरीके से थे। पहले हाई क्वालिटी था। ठीक है, बहुत ही हाई क्वालिटी का था, रिलायबल सिस्टम था। बट आईसी चिप्स कैन मेक ओनली, नहीं, टेक्नोलॉजी कैन मेक ओनली आईसीज। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है आईसीज के ऊपर बेस्ड थी टोटली, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी माइक्रो प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और यानी बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी उस टाइम पे ताकि वो फैब्रिकेट कर सके आईसी चिप्स को। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जो स्टार्ट हुई थी 1995 से आज तक, यानी टिल डेट तक। और इसके अंदर जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे वो थे ऑप्टिकल फाइबर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मेन कंप्यूटर्स थे इसमें, वो थे सेंसर्स, लाइटनिंग, लेज़र, फेस डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन, और पेमेंट्स, artificial intelligence, robotics, etc. These are the main important example of the fifth generation computer.
अब 5th जनरेशन कंप्यूटर्स के कुछ फ़ायदे और नुकसान बता रहा हूँ आपको, जैसे कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान। और कुछ फ़ायदे कुछ इस प्रकार हैं, ये बहुत ही तेज़ होता है, बहुत ही फास्ट है, इजीली आसान होता है इसे रिपेयर करना, पोर्टेबल आप कहीं भी ले जा सकते हैं और आसानी से हैंडल भी कर सकते हैं। साइज बहुत ही छोटा होता है। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी बहुत ही उन्नत तकनीक चाहिए होती है पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। और साथ में एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है और उसे डेवलप करने के लिए भी। और डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इसके लिए भी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। और ये इसके नुकसान कुछ इस तरीके के हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टूल होते हैं इसके अंदर। इट कैन गिव मोर पावर टू कंपनीज, यानी कंपनी के पास से ज़्यादा पावर देती है, क्योंकि वो कहीं पे बैठे कहीं पे भी हो, वो आप तुम्हें देख सकते हैं, अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को देख सकते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और कितनी तेज़ी से कर रहे हैं, कितने स्लो देख रहे हैं। हर तरीके की वो मूवमेंट अपने कस्टमर्स की और अपने एम्प्लॉयज़ की देख सकते हैं। फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि इससे जॉब जा सकती हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर रोबोटिक्स का यूज़ करने लगे हैं आजकल कंपनीज़ में, क्योंकि 10-10 आदमियों के बराबर अकेले एक रोबोट काम कर देता है। इसीलिए आज के टाइम पे इसके HP ट्यूटोरियल फॉर द बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर क्लासेस। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें। और आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते तो आप प्लीज़ हमें दोबारा बताएं, हम उसे ऐड कर देंगे। आप कमेंट के थ्रू बनाएं, हम नई वीडियो में उसमें ऐड ज़रूर करेंगे। थैंक यू।